सबसे बालातर है। सारे चेहरे तेरे ही चेहरे, सारे नाम तेरे ही नाम, तू ही मख्फी है, तू ही खबर है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मोहतरमा मुसरत साहिबा से गुजारिश करूँगी कि आए और तिलावत कलाम पाक करें। मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला। एक मैं ही नहीं इन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आज जो हम जमा हुए हैं तो मंथ ऑफ अक्टूबर, वाई मंथ ऑफ अक्टूबर, इसे कहते हैं पिंक मंथ। पिंक मंथ इसलिए कहते हैं कि पिंक रिबन जो है, जो आप सब ने अभी पिंक स्कार्फ पहने हुए हैं या पिंक रिबन लगाया हुआ है, तो पिंक मंथ, पिंक रिबन जो है, ये वाला पिंक रिबन, ये इस बात का सिंबल है कि ख़वातीन को आगाही देनी है, उनको इन्फॉर्म करना है ताकि वो अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकें। और अगर बचा नहीं सकती तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो सेव करती है लाइफ को। तो ये जो पिंक रिबन है, ये जो पिंक रिबन है, तो ये पिंक मंथ कहलाता है। और 13 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर डे है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 90,000 ख़वातीन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं, जिसमें से 40,000 की डेथ हो जाती है। और अब मैंने अमेरिका का आज स्टैटिस्टिक देखा था, अमेरिका में इस साल 43,700 लोग जो है ब्रेस्ट कैंसर से मरे, जिसमें से ये नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों को होता है, ये भी ध्यान में रखें, ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी होता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन जहाँ 43,700 उसमें से 503 जो है वो मेंस जो है वो अमेरिका में ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर उनकी साल 2023 टिल अप टू डेट उनकी डेथ हुई है। तो ये चीज़ें हैं, ये मंथ हम इसीलिए मना रहे हैं। अब सबको वेलकम करना चाहिए। और मैं आपको बताया कि न्यू लाइफ की जो फाउंडर हैं और जो न्यू लाइफ जिन्होंने बनाया है और न्यू लाइफ की जो प्रेसिडेंट हैं मोहतरमा राहिला असलम साहिबा, ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये सारी टीम उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। कहते हैं ना कि इस खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए ऑल क्रेडिट गोज टू हर। तो मैं दावत दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है कि आज हम इस जगह पे क्यों सब इकट्ठे हुए हैं? ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए। क्योंकि ये ऐसी यानी कि ये ब्रेस्ट कैंसर ऐसी डिजीज़ है जो हमारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान वुमेन्स को शिकार है। और मैंने इसलिए सबको इकट्ठा किया है कि आप लोगों को पहले ही अब ये जो डिजीज़ है इससे स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को अपना आप को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बहुत सारी हमारी जो पाकिस्तानी वुमेन जो जिनको मैं जानती हूँ, वो इस डिज़ीज़ को इतना टेंशन पे नहीं करती। जब भी उनको कुछ भी फील होता है वो कहती है वो केयर कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब वो इस टाइम पे पहुंच जाती है कि वो टाइम जो हद से ऊपर निकल जाता है कि यानी कि वो एक कैंसर बन जाता है। तो मैं चाहती इसलिए हमने सब और पाकिस्तानियों को मैंने इकट्ठा किया कि हम लोग बताएं अपनी दूसरी बहनों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं पता, वो नेक्स्ट टाइम केयरफुल हों और उन्हें पता होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर कौन सी डिजीज़ है। हमें चाहिए कि हम इसको हर दफ़ा चेकअप करवाना चाहिए। आपको ज़रा भी कि अपनी बॉडी में किसी चीज़ की डिफरेंट फील हो, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और इसका चेकअप करवाएं और टाइम से पहले ही आप इससे बच जाएं। तो ये मेरा मकसद है। और दूसरी बात है कि जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्योंकि मैं तो एक ब्यूटिशियन हूँ तो मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे दिल से ये एक आवाज़ निकली कि मैं क्यों ना अब अपनी कम्युनिटी की, अपनी पाकिस्तानी बहनों की हेल्प करूं जो मैं कर सकती हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश है ये प्लेटफॉर्म जो मैंने न्यू लाइफ मिनॉरिटी ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई है, ये मेरी अकेली की ऑर्गेनाइजेशन ही है।
ये सबकी है, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। आप लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे आके किसी को कोई भी आगाह करना चाहते हैं, जो उनको जो कोई आपके पास स्किल है वो आप उन दूसरी बहनों में ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, वो आएँ और इसको यूज़ करें। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी ऐसा काम करके जाऊं कि मेरी ज़िंदगी के बाद भी लोग याद रखें और मेरे लिए वो सदका जारी हो। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, और प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिएगा और हम मिलके हमारे दरमियान मैं तो निर्वोस कहती हूँ क्योंकि वो पिंक है, लेकिन मैं शबाना भट्ट से गुजारिश करूँगी कि आए और अपने ख्यालात करें। इस सिग्निफिकेंस सेमिनार और वाक के लिए आप सबको आज यहाँ देखकर एक अजीम मौका पेश आया है, जहाँ हम ब्रेस्ट कैंसर की आगाही बढ़ाने और मुतासरा लोगों की हमायत करने की मुश्तरक मिशन पर मुतहद हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक मुश्किल हरीफ है जो दुनिया भर की लाखों औरतों की ज़िंदगियों को मुतासिर करता है। ये सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं है, बल्कि ये एक जंग है जो हमारे ख़ानदान, दोस्तों और कम्युनिटी को छूती है। ऐसी तकरीबात के ज़रिए हम अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि सीख सकें, कहानियाँ सुने और इन लोगों के साथ मुश्तरक तौर पर चल सकें जो ब्रेस्ट कैंसर का सामना कर चुके हैं या इसके सामना कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी ये इजहार है कि हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनके सफ़र की हमायत करते हैं और हम एक मुस्तकबिल के लिए जो कैंसर के बगैर हो और मौसर मुश्किल है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। भट्ट साहब से गुजारिश करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ कहना चाहते हैं और हम कुछ सुनना चाहते हैं। आज मैं यहाँ पर अपनी बहन रहीला असलम साहिबा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ। अलानिया रहीला मेरी बहन है और जो इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मैं इस पर इनको इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको 2 चीज़ों का मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। एक, मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर फूड पेंट्री ला के दूँगा। दूसरा, मैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को 501c3 करवा के दूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई किसी किस्म की सपोर्ट हेल्प चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 बारों में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी मामला जो कि 5 बारों से रिलेटेड है, आप मेरी बहन हैं, मुझसे रब्ता कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना सत्तर है और मैं ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल हूँ और मैं सिंगल मदर भी हूँ। मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान जो था, मेरे हस्बैंड की डेथ जो थी, आफ्टर शादी के 7 साल बाद डेथ हो गई है और मेरे 3 बच्चे थे और माशाल्लाह इस वक्त तीनों ही बच्चे आला मुकाम पे हैं। मेरा बड़ा बच्चा IT में बिजनेस करता है और पूरे वर्ल्ड में कर रहा है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। छोटे बच्चे ने UK से टेलीकम्युनिकेशन में उसने मास्टर किया। मेरी बच्ची ने बायोटेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप में लंदन से मास्टर डिग्री हासिल की। ये मेरी ज़िंदगी का पहला इम्तिहान था, लेकिन ज़िंदगी में हर मोड़ पे छोटे बड़े इम्तिहान आते हैं। इंसान का काम है कि वो सब्र से और तहम्मुल से उसको बर्दाश्त करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में अब बहुत ज़्यादा हो गया और इसमें ज़्यादातर ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैं जब पाकिस्तान से आई थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं चूँकि एक बहादुरी की ज़िंदगी गुजार रही थी और मैं पाकिस्तान में यहाँ आने से पहले मैं पूरा 500 फुट का मैं डबल स्टोरी घर में अकेली बना के आई थी। मुझे कोई दर्द नहीं थी, मुझे कोई रसोली नहीं थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। जब मैंने यहाँ के इंश्योरेंस करवाई
तो डॉक्टर कहने लगे जी आपको ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे कहीं दर्द है ना मुझे कुछ और फीलिंग है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा जी आप अगेन करवाएं, आप अपना चेकअप अगेन करवाएं। लेकिन जो था वो था। अब मैंने उसको बड़ी बहादुरी से और अकेले, मैं यहाँ सिंगल रह के मतलब अकेली रह के मैंने इस बीमारी का मुकाबला किया है, क्योंकि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, ठीक है। और अगर कोई भी मुसीबत या परेशानी आती है तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तुमने हमें इस काबिल समझा कि हमारे पे ये आजमाइश डाली, ठीक है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दूसरी आजमाइश थी, ठीक है। तो मैंने बहादुरी से, मैं खुद ही हॉस्पिटल जाती थी, खुद ही वापस आती थी, मुझे रास्तों का भी नहीं पता था और मैंने किसी की हेल्प नहीं। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, जहाँ मेरा टोटली ट्रीटमेंट जो है वो फ्री हुआ। इसलिए जब मुझे ख्याल आता है तो सबसे पहले बेख्तियार मेरे मुंह से निकलता है गॉड ब्लेस अमेरिका। इसमें एक दो चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी कमी बेशी या कोई तब्दीली हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और हर साल अपना मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड करवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं टोटली ठीक हूँ और मैं काम काज के काबिल हूँ। अल्लाह ताला सबको इतना सब्र और हिम्मत दे, अल्लाह निगहबान सबका। ओके, अल्लाह। आप सबको न्यू लाइफ में वेलकम दिल के था गहराइयों से। आप सब हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट एंड पार्सल हैं। आप सब लोगों के बगैर ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीम वर्क ही असल में काम होता है। कोई भी एक इंसान जब पहला कदम उठाता है तो उसको अपनी एक टीम बनानी पड़ती है, उसके बगैर वो कभी भी कोई काम जो है लाया अमल पूरा नहीं कर सकता, उसको मंजिल मकसूद नहीं मिलती। इस वक्त मैं सलमा जी को एक दफ़ा बुलाऊंगी, जैसे आपने रुबीना की अभी केस स्टडी जो है वो सुनी है, और अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझे आज से पहले रुबीना की इस बात का, इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतनी बहादुर औरत है और इतनी मतलब ये एक वाकई जानलेवा मर्ज़ है, लेकिन उन्होंने कैसे सरवाइव किया है और किस तरह से लेके अपने आप को चली हैं, उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि आइंदा ज़िंदगी में वो इस बीमारी से हमेशा के लिए पाक व साफ रहें। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर, क्यों होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर जो है मैं उसके बारे में बताती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर ये जो डिजीज़ है, इसमें जो सेल्स होते हैं ब्रेस्ट के, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो डक्ट्स में बढ़ें चाहे वो लॉब्यूल्स में बढ़ें। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसमें बेनाइन भी होता है और इसमें मैलिग्नेंट भी होता है। ये औरतों में भी होता है और ये मर्दों में भी होता है। ये बात शायद आपकी नॉलेज में पहले ना हो कि ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी होता है। तो कुछ हद तक सारी दुनिया में जो है कुछ परसेंटेज तक, जैसे अगर आप 100% लें तो 85% जो है इससे ख़वातीन मुतासर होती हैं और 15% जो है इसमें मर्द मुतासर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों ही की डिजीज़ है, इसमें मर्द ही मुतासर होते हैं। अच्छा, ये होने की इसके रीजंस क्या हैं, मैं आपको ये बताऊँ। सबसे पहले तो ये इनहेरिट करता है कि अगर आपकी मदर को या आपकी फैमिली में आपकी नानी को है, या फैमिली से अगर ये चला आ रहा है, फैमिली में अगर आपकी आंटी को है, तो जो सबसे पहला बंदा होगा, ये जो सबसे पहला जो कांटेक्ट होगा वो फैमिली मेम्बर्स होंगे। आपकी बेटियां सबसे पहले, ये उमूमन जो होता है, जो एज है इसकी, जो ज़्यादा, ये कुछ अर्ली भी होता है लेकिन ज़्यादा जो होता है ये 44 से लेके और 59 ईयर्स की एज में डायग्नोस होता है। लेकिन अर्ली उन लोगों में होता है जो मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं, जो अपने बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, वो औरतें ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। इसके अलावा आपकी जो है फैमिली प्लानिंग, तो अवॉइड करें। जो भी आप फैमिली प्लानिंग की पिल्स लेते हैं वो भी एक इसका रीज़न है। तीसरी बात आते हैं कि मीनोपॉज तो आप सब जानती होंगी, क्योंकि हम लोग सब एल्डरली हैं और ग्रॉन अप है। मीनोपॉज ये है कि माहवारी का बंद होना, एक उम्र में आके, आपको पता है ख़वातीन की उसकी भी अलग एज है, 35 से लेके 60 ईयर तक कभी भी आपको मीनोपॉज हो सकता है। और अगर आपको मीनोपॉज हो सकता है तो उसमें ये है कि
ये जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एंजाइटी एक बहुत बड़ा, डिप्रेशन, इसके रीजंस हैं। इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसमें ऑब्वियसली जो सर्वाइव करते हैं तो वो बहुत इरिटेबल किस्म के ह्यूमन बींग्स होते हैं। वो टाइम देते हैं इस बात को मानने के लिए कि आई एम इफेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो वो बहुत दिनों तक तो डिनाइल इज द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप फील करें कि कोई एबनॉर्मल चीज़ अपने अंदर, तो यू हैव टू गो टू योर ऑब्वियसली फर्स्ट योर प्राइमरी फिजिशियन एंड आफ्टर दैट योर जहाँ भी वो रेफर करें कंसल्टेंट। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस बड़ी आसान है। इसकी डायग्नोसिस ये है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे? थ्री फिंगर जो है आपकी, इससे आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें और फील करें कि उसके अंदर आपको कोई छोटी सी गिल्टी, कोई आपकी स्किन जो ब्रेस्ट की निपल के पास स्किन है वो रफ तो नहीं हो रही। आप अपने निपल को दबा के देखें कि उसमें से कहीं कोई सिक्रीशंस तो नहीं निकल रही। तो वो पेशेंट, देखिए ये मजबूरी है और इसके लिए ओपन होना जरूरी है। वो पुराने ज़माने की बातें हैं कि जी बच्ची को नहीं बताना जी ये इसका बातें हैं या महामारी कैसे होती है। तो वी आर एनफ मैच्योर वुमेन्स और हमें पता होना चाहिए। आप अपना एग्जामिनेशन खुद करें, हर महीने करें, अपने निपल को दबाएं, देखें कोई सिक्रीशंस तो नहीं आ रही है, उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, कोई पानी तो नहीं आ रहा, वहाँ की स्किन रफ तो नहीं हो रही। अच्छा, कोई गढ़ा तो नहीं पड़ रहा, डम्पलिंग कहते हैं कि कोई आपके ब्रेस्ट में गढ़ा तो नहीं पड़ रहा है निपल के पास, या आपको ऐसा लगता है कि कोई छोटी सी डम्पलिंग है नहीं, वो डम्प्स पे तो बाद में आते हैं। इसके अलावा आपको दो तरह की गुठलियाँ फील होंगी। एक आपको फील होगा कि जी एक छोटी सी गुठली है लेकिन वो चूहे की तरह, छोटा सा चूहा होता है ना, वो घूम रही है, उसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा ऑलवेज बिनाइन कैंसर, उसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके अलावा जो है आपको पता है कि मैलिग्नेंट में 4 तरह के कैंसर होते हैं। फाइब्रोएडिनोमा के साथ एक और होते हैं फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा। फाइब्रो क्योंकि ब्रेस्ट में आपको पता है कि डक्ट्स हैं, ब्रेस्ट में लॉब्यूल्स हैं और ब्रेस्ट में जो है आपको पता है कि छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान है। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? वेरी सिंपल थिंग। नंबर 1, मेमोग्राम। जो वुमेन्स 40 ईयर से अबव है उनको हर साल अपना मेमोग्राम कराना है। मेमोग्राम जस्ट एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, नथिंग मोर। सिर्फ एक्सरे है वो ब्रेस्ट का और कुछ नहीं है। हर खातून ने अपना मेमोग्राम कराना है हर साल। ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर एडवाइस करे या ना करे, कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है। कभी कभी ये साइलेंट किलर भी कहलाता है। तो आप लोगों ने ये करना है कि अपना जब प्राइमरी डॉक्टर के पास जाते हैं एनुअल एग्जामिनेशन के लिए या वैसे जाते हैं तो टेल हिम कि मुझे मेरा आई वांट टू कि आप मेरा जो है मेमोग्राम कराएं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हर साल आपने अपना मेमोग्राम ज़रूर कराना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरी वुमेन अबव द 40 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, इसके अलावा अब आप चाहे कैंसर की आपको मैं बता दूँ कि 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज। अच्छा, ये भी डिफरेंट जगहों का होता है कैंसर। एक कैंसर जो है आपका वो होता है इसे हम कहते हैं जो डक्ट्स में होता है, डक्टल सेल कार्सिनोमा इन साइटो, और एक होता है डक्टल सेल कार्सिनोमा। ये 2 तरह का होता है। इसी तरह आपका जो लॉब्यूलर होता है वो लॉब्यूलर कार्सिनोमा होता है और लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटो, ये 4 तरह का होता है। इसकी स्टेजेस होती है स्टेज 1। अगर ये स्टेज 1 में डायग्नोस हो जाता है तो इसमें प्रोग्नोसिस ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो सेव करती है लाइफ को। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सेव करना है, आपको फील होता है कोई गुठली है आपकी उसमें, तो हम बात कर रहे थे मेमोग्राम की। मेमोग्राम के बाद दूसरी चीज़ आती है सोनोग्राम, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड दूसरी चीज़ है। इसके बाद तीसरी चीज़ के लिए है MRI एंड CT स्कैन। और लास्ट में इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 है। तो इसको हम डायग्नोस करेंगे सिंपल होता है निडल बायोप्सी। तो फाइन निडल बायोप्सी से आपका थोड़ा सा टिश्यू या वो लिया जाता है और उसके बाद उसको भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए और उसमें बताया जाता है कि कौन सी स्टेज है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3 और 4 है। देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2 तो
होती है तो लोग सर्वाइव कर जाते हैं अगर ये डिटेक्ट हो जाए। अगर ये स्टेज 3 जो होता है तो आपको पता है कि ये डिफरेंट साइड पे फैलना शुरू हो जाता है और स्टेज 4 में ये बॉडी में सबसे पहले आप ब्रेस्ट में राइट या लेफ्ट सबसे करीब चीज़ जो है वो लंग है। तो ये सबसे पहले क्या करता है लंग। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है स्किन का कैंसर है और नंबर 2 पे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये आपके स्किन से लेके लंग बोन्स हर चीज़ को एक वक्त आता है कि हर चीज़ को इन्वॉल्व कर लेता है। तो जितनी हम यही कहते हैं अर्ली डिटेक्शन से आप लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कैंसर जो है नाम बहुत ख़तरनाक है लेकिन इसकी डिटेक्शन अगर अर्ली हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आपको डक में छोटा सा डक्टल सेल कार्सिनोमा अगर है छोटा सा डक में कहीं छोटा सा होता है तो उसको क्या करते हैं सबसे पहले जितने भी कैंसर्स हैं ब्रेस्ट के उसकी सबसे पहले क्या चीज़ होती है सर्जरी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फर्स्ट चॉइस जो है ये नहीं डॉक्टर कहते हैं सर्जरी तो हम भागते हैं नहीं हम तो कीमो रेडियो ये सब बाद में होता है। सबसे पहले ये होता है किसकी होती है सर्जरी। सेकंड थिंग है इसमें रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है शुआओं के जरिए उसको वहीं पे जला देना और रोक देना आगे ना बढ़ने देना। थर्ड वन पे है इसका ऑब्वियसली कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है ये स्टेज 3 और 4 में जहाँ जहाँ रिकमेंडेड होती है वहाँ दी जाती है। जिनका स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो मरीज़ हैं या पेशेंट हैं उनमें रेडियोथेरेपी रिकमेंडेड है। या आपने सर्जरी की चाहे छोटा सा भी मांस निकाला छोटा सा भी ट्यूमर निकाला उसके बाद रेडियोथेरेपी इसका कंपलसरी। उसके बाद जो है लास्ट पे जो है आजकल जो है टोमोग्राफी नया ट्रीटमेंट आया है। और टोमोग्राफी के बाद अगर लोग कह देते हैं कि जी अब वी आर सॉरी तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम हम खवातीन का है। हमारी खवातीन का रोल यहाँ से शुरू होता है। ये नहीं एक तो ये कि डायग्नोसिस पे शुरू होता है कि अर्ली डिटेक्शन लेकिन हमारा काम जो शुरू होता है वो पैलेटिव केयर यानी कि जब आपको उन्होंने बता दिया कि अब उनका कोई भी चांस नहीं है सर्वाइवल का और वो ज़िंदा है तो आपने क्या करना है उन्हें क्वालिटी ऑफ टाइम देना है गुड लाइफ देनी है उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। आपको नहीं पता कि वो 1 साल सर्वाइव करेंगे या 10 साल लेकिन ये है कि आपने उन पेशेंट्स का ख्याल रखना है। पैलेटिव केयर जो है अमेरिका में तो हो रही है लेकिन पाकिस्तान में टिल टू डेट सिर्फ 2 सेंटर्स हैं पैलेटिव केयर के और ये हमारा शायद पाकिस्तानी कौम का अलमिया भी है कि पैलेटिव केयर के बहुत सारे सेंटर्स अभी तक नहीं बने। जबकि सिर्फ ये नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर में ही पैलेटिव केयर की ज़रूरत है। एवरी कैंसर रिक्वायर्ड पैलेटिव केयर। अगर वो बता दिया है कि जी अब कोई उम्मीद नहीं है तो उसमें आपको पेशेंट 2 दिन भी ज़िंदा रह सकता है वो 10 दिन भी ज़िंदा रह सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो कैंसर के सर्वाइवर हैं अच्छा ये पलट के भी आता है तो जो कैंसर जिनको हो चुका है उन्होंने अपना बहुत ही ख्याल रखना है। और बल्कि हमें भी उनका ख्याल रखना है कि कहीं वो लेथार्जिक तो नहीं है वो इरिटेट तो नहीं है उनकी कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही है तो हम उन्हें कहें कि प्लीज़ गो एंड मीट योर फिजिशियन और सर्जन इमीडिएटली। तो ये बहुत नेसेसरी एक जो है ना आस्पेक्ट है इसका। पैलेटिव केयर जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और अर्ली डिटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जब कैंसर हो जाता है इसका सेकेंडरी स्टेज तो फिर वो होता है कि सर्जरी और जो डिफरेंट प्रोसीजर से उसने गुजरना है वो पेशेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको डॉक्टर बुलाता है अगर आपके अंदर कोई बूटी है आपको उसकी सर्जरी करानी है अगर आपको रिकमेंड करता है आपने रेडियोथेरेपी करानी है यू हैव टू गो फॉर द रेडियोथेरेपी यू हैव गो फॉर द कीमोथेरेपी और यू हैव गो फॉर द टोमोथेरेपी। लेकिन लास्ट में जो हमारा काम है हम सब खवातीन का पैलेटिव थेरेपी आसपास कैंसर के जो भी पेशेंट है उनको बहुत प्यार दें। दे नीड योर लव दे नीड योर अटेंशन। थैंक यू सो मच। I'm here to tell you that breast cancer is one of the commonest cancers in women across the world. This is something that we can prevent. So I understand कि हम मुसलमान हैं हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं हम इस चीज़ के बारे में बात करने से घबराते हैं या शर्माते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने वीकली और मंथली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी चाहिए खुद। और अगर आपको कोई भी मॉर्निंग साइंस हो जिसमें आपको कोई गिल्टी महसूस हो जिसमें कोई आपका या आपका सब लीकेज और सब सिक्रीशंस कम करने पर आपका एरियोलस एरिया में कोई भी ऐसा स्कार हो पार्टी हो या शेप खराब
सकते हैं, वो इस डिपेंड पे करता है कि वो कौन सी, अगर ये अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो आपके चांसेस 5 साल तक कि आपको कोई मसाइल ना हो वो 90% होते हैं, और अगर आप ना उसका ख्याल रख सकें तो वो नीचे गिर के 30% तक चले जाते हैं अगर ये बीमारी आपके पूरे जिस्म में फैल जाए। तो प्लीज़, आई एम बिकमिंग ए न्यूरो सर्जन एंड आई एम अ फिजिशियन, आई एम अ सर्जन, मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आपसे इस फोरम पे इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं भी खातून हूँ, और every 1 in 3 women is expected to have some sort of problems in year 2023 according to the statistics of breast cancer at the national levels. So अपना ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपनी मॉडेस्टी को जहन में रखते हुए भी डॉक्टर्स के पास जाएं और इसका बरवक्त इलाज करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबकी बहुत तारीफ करना चाहूँगी। वाइला, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब in creating awareness, because अमेरिका में तकरीबन 2.5 लाख औरतें हर साल इस बीमारी से किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड होती हैं, और 45 से 50 हज़ार के करीब अमवात होती हैं। तो अगर आप ऐसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस माइनॉरिटीज़ को डील कर रही है, तो दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज दीज आर द वुमेन जहाँ पे ये बीमारियाँ ज़्यादा लेट स्टेजेस में डायग्नोज होती हैं और उसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा होता है। तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी और आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगी, आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करूँगी, एंड आई थिंक वी शुड ऑल वर्क टुगेदर टू prevent and have an early diagnosis and make sure that all of you get a mammogram at age 40 plus and 50 you are supposed to. तो आप जाएं, अपना इलाज करवाएं, और अगर कोई मसला हो ताकि वो जल्दी पकड़ा जा सके और उसका बेहतरीन इलाज हो सके। I'll give it back to Raila now. Thank you very much. I want to stand before you, spotlight the remarkable nonprofit organization is tirelessly championing against breast cancer awareness, and it's really, to the heart, where I'm really happy to see all you guys speaking out for people and coming out and making sure the stigmata about doing breast cancer awareness and going to get your yearly checkup is really important. We have to all unite and spread the awareness and ensure that every person knows the significance of detection of early breast cancer. And I think if we do this, especially in our culture, it can make a real big difference. Thank you so much. और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए बहुत ज़्यादा काम करे इसके पीछे, एंड ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा करे अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर का, तो एटलीस्ट लोगों की काम बचा सकते हैं जल्दी एंड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। Well, thank you. थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। Sorry about all this because I'm traveling right now. मैं सफर कर रही थी और कल मैंने कहा FaceTime लेना है, I'm parked here and I'm talking to you. It's a privilege. I'm very honored. बहुत शुक्रिया। Salma, thank you for conducting this and all these other women, amazing women that are in this seminar and program. देखिए बहुत आपका टाइम तो बॉटम लाइन ये है कि देखिए दान है तो जहान, ठीक है ना, तो उसमें 2-3 चीजें प्रिवेंटिव तौर पे हमें करना बहुत जरूरी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी का फायदा उठा सकते। उसमें कैंसर स्क्रीनिंग इज वन ऑफ दैट, ठीक है, तो उसमें हम खवातीन के ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और प्रिवेंटिव एग्जाम कीजिए, जिसको हम फिजिकल कहते हैं, और उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो डॉक्टर आपका ब्रेस्ट एग्जाम करेगा और आपको मशवरा देगा कि मैमोग्राम क्या है। मैमोग्राम बहुत जरूरी, मैमोग्राम इसलिए दिस इज एन इमेज, एक एक्सरे है जो कि डिटेक्ट कर देता है कैल्सिफिकेशन या इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स जो वक्त से पहले अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हम कैंसर का हम डिटेक्ट कर लेते हैं, वो डायग्नोज कर लेते हैं और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट ए डेथ सेंटेंस, इट्स नॉट ए डेथ सेंटेंस एनीमोर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि टाइमली जाकर अपना मैमोग्राम करवाएं, अपना फिजिकल करवाएं, हर साल करवाएं। 40 साल की उम्र से ज्यादा हम लोगों को एवरी ईयर हर साल मैमोग्राम करवाना जरूरी।
क्योंकि ये बढ़ती उम्र की कैंसर है, दैट इज व्हाई दीज कैंसर्स आर वी आर एडवाइज्ड टू फॉर दीज कैंसर 40 इयर्स एंड प्लस। बच्चों में ये कम है, लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसका रिस्क भी बढ़ता है। जस्ट बीइंग अ वुमन इज अ बिग रिस्क, और भी रिस्क है, लेकिन बस हमारा वुमन होना काफी है। तो आप अब जाइए अपना मैमोग्राम करवाइए और ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, अपने घर की माओ को बताइए, बेटों को बताइए, बहनों को बताइए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, एडवाइस एंड अवेयरनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अपनी फूफियों को, चाचियों को, मामा को, जितने रिश्तेदार हैं सबको आप फोन करके बताइए कि आप अपना मैमोग्राम जरूर करवाएं, क्योंकि वी वांट ऑल आवर फैमिली एंड आवर चिल्ड्रन टू बी विद अस। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहें ताकि हम बच्चों को और उनके बच्चों को एंजॉय करें और अपनी लाइफ। तो बस मेरा यही एक का मैसेज है, अपने डॉक्टर के पास अपना फिजिकल करवाइए, मैमोग्राम करवाइए, और अगर जल्दी तो बेहतर है क्योंकि उसका इलाज है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर बीइंग हियर, और सलमा थैंक यू सो मच। और मेरी फीमेल्स को भी एक अच्छा सा मैसेज बता दीजिए। किसी में कोई क्वेश्चन करना है तो आप डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। यू हैव, आप यहाँ जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे एक कन्फ्यूजन है। मैं मतलब ब्रेस्ट कैंसर मैंने की सर्वाइवल हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट स्टेज थी। मतलब फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज हो गया और उसकी ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है। अब एवरी ईयर मेमोग्राफ, सोनोग्राम, ये तो सब चलता ही रहता है। लेकिन सुनने में ये आया था कि जो मदर्स अपने बच्चों को फीड कराती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। एक्चुअली मतलब हमारी 3 जनरेशन पीछे जाएं तो हर बंदा जिम्मेदार है, मतलब कोई ज़मीन है, कोई कुछ है, कोई निज़ाम चलता रहता है। और जहाँ मेरी शादी हुई है वो लोग भी तकरीबन मतलब ऐसे ही थी, मतलब उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो ज़मीनों से आती थी, वो ज़मींदारा था उनका, ठीक है। तो उनके घर का माहौल बिल्कुल सादा था, पढ़े लिखे थे लेकिन सादा था। तो मैंने तो अपने बच्चों को फीड कराया, इसके बावजूद मुझे क्यों ब्रेस्ट कैंसर हुआ? देखिए आपका सवाल बहुत ही, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग फर्स्ट। तो ये आपकी बात ठीक है कि अगर हम ब्रेस्ट फीड करेंगे तो चांस है कि कम, लेकिन अभी मैंने आपको जिस तरह बोला, बीइंग अ वुमन, यस, दैट्स द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ब्रेस्ट कैंसर की खास किस्म की खातूनों पे डिस्क्रिमिनेशन। तो इसीलिए जब हम करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि जिन खवातीन में ज्यादा नर्सिंग की एज डिफरेंट है या उनको नहीं करवाना चाहिए। ये जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है फॉर एवरी वुमन, जब 40 साल आपकी उम्र हो तो हर खातून, चाहे उसने नर्सिंग की है, चाहे उसने परफेक्ट हेल्थ गुजारी है, लेकिन ये हम लोग की जिम्मेदारी है और ये हम एक गाइडलाइन है कि 40 साल की उम्र में और ऑनवर्ड्स हम लोगों को मैमोग्राम जरूर करवाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कहते हैं कि आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री देखें कि आपकी वालदा को है, आपकी खाला को है, तो मेरी फैमिली में ऐसे भी कोई केसेस नहीं है, मैं पहली बंदी हूँ। देखिए आपने कहा कि आप सभी, आई डोंट नो कब स्क्रीनिंग शुरू की। जब हमारे पेरेंट्स के जमाने तो लोग स्क्रीनिंग करवाते ही नहीं। Yes, of course. हमारी फैमिली में किसको है और किसको नहीं, बहुत लेट पता चलता। लेकिन आपकी बात मैं एग्री करती हूँ कि फैमिली हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी माँ या बहनें 40 years and less they were diagnosed with breast cancer, तो आपको 30 या 10 साल पहले चले जाए, आपको 30 साल की उम्र में स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। तो फैमिली हिस्ट्री आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेकिन हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हम लोग we shied away from going to the doctor and
लेकिन अब तो माशाल्लाह स्पेशली who are here in Iraq, Yes. तो उन लोगों को तो बिल्कुल ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप नहीं करवाएं, ठीक है ना? तो आप जरूर करवाएं, फैमिली तो और ज्यादा जल्दी एज से Don't forget to like, comment and subscribe.